हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एना क्लासेज में। दोस्तों मैं नीतीश कुमार। हम सब दोस्तों यहाँ पर पढ़ा रहे हैं आप सभी को क्लास 10th का मैथ द्विघात समीकरण, और हम अभी यहाँ पे प्रश्नावली 4.1 स्टार्ट दोस्तों किए थे। पार्ट 1 में हमने एक में कुल 8 सवालों को देखा था और उसमें जांच किए थे। सवाल था कि जांच कीजिए कि क्या निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो हमने वहाँ पे जो हमें दिया गया जो समस्या था हमने उसका जांच किया और देखा कि कौन कौन से ऐसे समीकरण हैं जो द्विघात समीकरण है और कौन कौन है जो द्विघात समीकरण के रूप में दोस्तों नहीं है। ठीक है ना, आपको जैसा पता है कि द्विघात समीकरण का जो रूप होता है ना वो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना बराबर 0। इस रूप में हमेशा द्विघात समीकरण होता है। मतलब द्विघात समीकरण के लिए हमेशा पावर 2 होना चाहिए। ठीक है ना, जिस पर पावर 2 रह गया यानी हम उसको कह सकते हैं कि वो क्या है, द्विघात समीकरण हमारा है। और जिस पे पावर 2 नहीं रहता है हम सब उसको द्विघात समीकरण नहीं कहते। ठीक है, तो हम सब यहाँ पर ये तमाम चीजों को सीखे थे किसमें, प्रश्नावली 4.1 का एक के कुल 8 सवाल में। आइए अब यहाँ पे सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 में कुल 4 सवाल हैं, हम जिसे यहाँ पे बनाने का प्रयास करते हैं। सवाल नंबर 2 है कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यानी हमें जो स्थिति दिया हुआ है ना उस स्थिति को क्या करना है, यहाँ पे द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। यदि हम केवल द्विघात समीकरण के रूप में भी व्यक्त कर देते हैं, ठीक है, तो उसका आंसर दोस्तों हो जाता है। लेकिन हमें कुछ ऐसे सवाल हैं जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, हम उसका द्विघात समीकरण के रूप में उसको तो लाएंगे ही, और साथ साथ में हम उसका आंसर भी दोस्तों यहाँ पर ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, ताकि जब एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो वहाँ पे अच्छे से वो आपका समझ में दोस्तों आए और वहाँ पे बन पाए। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर शुरू करते हैं। प्रश्नावली 4.1 देखते हैं, और प्रश्नावली 4.1 में जो भी सवाल बच गया था हम आज इसको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए तो प्रश्नावली 4.1 का जो सवाल है, आइए हम सब सवाल नंबर 2 का एक देखते हैं। सवाल नंबर 2 का एक क्या है, और सवाल नंबर 2 का एक जो है बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट है हमेशा एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, सवाल नंबर 2 का एक कहता है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। यानी एक आयताकार भूखंड का खेत है, ठीक ना, एक आयताकार खेत है जिसका क्षेत्रफल हमें दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। उस आयताकार भूखंड की लंबाई क्या है, तो लंबाई चौड़ाई से 2 गुना से 1 अधिक है, तो हमें यहाँ पे उस खेत का आयताकार जो खेत है उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए अभी सवाल क्या बोला, सवाल अभी बोला कि निम्न स्थितियों को पढ़िए और पढ़ करके उसे द्विघात समीकरण के रूप में लाइए। लेकिन जब हम सवाल पढ़ रहे हैं यहाँ पे तो हमें लंबाई और चौड़ाई भी साथ में पूछ रहा है। ठीक ना, तो जो इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा एग्जाम की दृष्टि से हम उसकी लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करेंगे। तो आइए, एक हमारा खेत कैसा है, तो आप सबको पता है कि एक हमारा जो खेत है यहाँ पे वो आयत के आकार का है। ठीक है, एक आयत के आकार का खेत है। आपको पता है एक आयताकार हमारा इस प्रकार का बाबू खेत है। इस खेत का जितना भी एरिया है इस आयताकार खेत का क्षेत्रफल हमें कितना दिया गया है, तो 528 मीटर स्क्वायर दिया गया। ठीक है, ये सवाल में ही दिया गया हम सबको यहाँ पे। फिर क्या बोला है बाबू, फिर क्या बोला है, फिर क्या बोला है पता है, फिर बोला है कि देखिए आयताकार यदि खेत है तो आयताकार में 2 चीजें होती है,
एक भुजा को लंबाई बोलेंगे, एक को चौड़ाई बोलते हैं, ठीक ना। तो लंबाई और चौड़ाई कितना है, तो कहा गया है कि कितना लंबाई है, तो लंबाई चौड़ाई से 2 गुना से अधिक है। तो देखिए तो बात समझिएगा। चलिए, आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई हमें नहीं पता है, लेकिन कंडीशन यह है कि जितना चौड़ाई है उसके 2 गुना से 1 अधिक कर देंगे तो हमें लंबाई दोस्तों पता हो जाएगा। तो चलिए मानते हैं कि हम आयताकार खेत की चौड़ाई को यदि 2 मानते हैं तो लंबाई कितना होगा, तो लंबाई क्या हो जाएगा, 2 गुना से 1 अधिक, तो 2 के 2 गुना 4 और 4 से 1 अधिक तो कितना हो जाएगा, 5, है ना। और ये सब हमें मीटर में दिया गया है, तो हमें इस प्रकार से मानना है। अब हम तो संख्या यहाँ पर माने तब ना, बट हमें यहाँ पर संख्या नहीं मानना है, क्या मानना है, एक काल्पनिक मान मानना है। यदि हम 2 और 5 ऐसे मानते हैं तो यह एक वास्तविक मान आ जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे वास्तविक मान पता नहीं है, तो इसी में से क्या करते हैं, सवालों को काल्पनिक मान मान करके आंसर लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आयताकार जो खेत की चौड़ाई, चलो मान करके हम चौड़ाई मानते हैं, यदि x मीटर मान लें तो लंबाई कितना होना चाहिए, तो x का 2 गुना 2x और इससे 1 अधिक तो कितना बाबू, 1, है ना। इस प्रकार से यहाँ पे लंबाई और इसकी चौड़ाई हो जाएगा। तो हमें इस खेत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व में क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई, तो चौड़ाई को क्या लिखते हैं, b से लिखते हैं। तो चौड़ाई कितना मीटर बाबू, x मीटर, इसीलिए इसकी लंबाई तो अपने आप हो जाएगा ना प्रश्नानुसार कि जितना चौड़ाई है उसका 2 गुना, तो चौड़ाई है x मीटर, तो इसका 2 गुना 2x और 2 गुने से 1 अधिक, तो ये इसका लंबाई आ गया, ठीक है। चलिए अब आएंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्नानुसार में हमें क्या कहा है, तो हमें प्रश्न में कहा है क्या बाबू कि आयताकार जो भूखंड है ना, आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है बाबू वो हमें 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है। इसीलिए एक बात बताइए, हम सब बहुत बार आप सबको बताए हैं क्या चीज, कि जिस फार्मूले का मान दिया रहेगा ना, हम सब उसी को लगाएंगे, ठीक है ना। हमेशा क्या करेंगे, उसको हम सब यहाँ पर उसी को लगाने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है, तो हम सब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो हम सब यहाँ पे फार्मूला आयत का क्षेत्रफल ही लगाएंगे। तो हम सबको पता है क्या कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, इक्वल टू कितना दिया गया है, तो 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है। अब हमें यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई पता है, तो लंबाई कितना पता है बाबू, तो 2x प्लस 1 पता है, ठीक है। ब्रैकेट का अर्थ गुना होगा, और चौड़ाई कितना में दिया गया है, x मीटर, बराबर 528 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल होगा, तो x इंटू 2x तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, अब प्लस है तो प्लस x इंटू 1 तो 1x हो जाएगा, बराबर 528, ठीक है ना। मीटर से मीटर कट जाएगा यहाँ पे, तो बचेगा यहाँ पे। अब 528 को लाएंगे इस तरफ तो क्या आएगा बाबू, तो आएगा ये 2x स्क्वायर प्लस x, और इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो 528 बराबर हो जाएगा 0। यह निकाल करके आया क्या, यह निकाल करके आया एक द्विघात समीकरण। हमें सवाल बोला था कि निम्न स्थितियों को पढ़िए और पढ़ करके इसे द्विघात समीकरण के रूप में लाइए, लेकिन हमें यहाँ पे क्या बोला साथ में, और हम यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई भी लाने के लिए बोला है, ठीक है ना। तो हमसे क्या करेंगे, अब यहाँ पे इस द्विघात समीकरण को तोड़ेंगे। हम आपको बताए थे पिछले बार में कि द्विघात समीकरण को तोड़ने का 2 तरीका है, एक तो गुणनखंड विधि है और एक हमारा द्विघाती सूत्र है, ठीक है ना। तो हमसे यहाँ पर अभी तक तो द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल भी नहीं किए हैं, तो आइए हमसे यहाँ पर इसे गुणनखंड मेथड से ही बनाते हैं और देखते हैं कि ये जो हमारा जो आयताकार खेत है इसकी लंबाई और चौड़ाई कितना हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको गुणनखंड विधि को तोड़ेंगे।
अब इसे गुणनखंड विधि से तोड़ते हैं और देखते हैं कि कितना इसका क्या क्या आता है। तो एक बात बताइए, गुणनखंड का मतलब क्या होता है? लिख देंगे यहाँ पे कि गुणनखंड का मतलब दोस्तों क्या होता है। तो गुणनखंड का मतलब यही ना होता है कि ये जो 3 पद में है, जो 2 समीकरण है, इसको ऐसा तोड़ना है कि 4 पद में हो जाए, मतलब जोड़ा बन जाता है। तो जोड़ा बनाने के लिए हम सब बहुत बार सीखे हैं कि गुणनखंड कैसे बनता है। हम सब यहाँ पर प्रश्नावली 2.2 में भी पढ़ चुके थे, ठीक है, कि गुणनखंड कैसे बनता है। आइए हम यहाँ पर सीधे सवाल इसको हल करेंगे। तो गुणनखंड जो बनाने का तरीका है क्या, कि शुरू वाले को लिख देंगे 2x² लिख देंगे इसको ऐसे ही। अब क्या है कि ये पहला जो मेथड है गुणनखंड तोड़ने का, वो क्या है कि अंतिम वाले से और शुरू वाले से दोस्तों गुना करते हैं। तो करिए गुना, तो शुरू है अंतिम है 528 गुना, और दोस्तों यहाँ पर शुरू है कितना 2। ये संख्या को लेना है ना, x² के गुणांक को लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना गुणांक है बाबू 2, तो ले लेंगे 2, तो कितना गुना होके आएगा, तो आएगा 1056। अब जितना भी गुना करके आएगा इसका निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 1056 का अभाज्य गुणनखंड कितना निकलेगा, तो पहले तो ये कट जाएगा 2 बार में, तो 2 बार में कितना आएगा बाबू 528 आएगा। इसको पहले पूरा दम तोड़ देना है, फिर 528 को तोड़ेंगे 2 बार में, फिर टूटेगा। तो यहाँ पे 2 दूनी का 4 हो जाएगा, 6 दूनी का 12, 4 दूनी का 8 हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से ये हो जाएगा यहाँ पे। अब है फिर टूटेगा, तो ये टूट जाएगा दोस्तों 132 दूनी टूट जाएगा, है ना, कि यहाँ पे। तो यहाँ पे अब फिर टूटेगा 2 से, तो टूट जाएगा कितना बार में, ये टूट जाएगा 66 बार में। फिर ये टूटेगा कितना 33 दूनी का 66, फिर टूटेगा अभी और तोड़िए, तो टूटेगा 11 या 33, ठीक है ना। अब ये नहीं टूटेगा दोस्तों। अब ये जो गुणनफल जो आया है, इसको तोड़ करके ऐसा सजा करके लिखेंगे ना, इस सबको ऐसा सजा करके लिखेंगे कि जोड़ने या घटाने पर हमें बीच वाला संख्या आना चाहिए। यदि संख्या बीच वाला प्लस के रूप में है दोस्तों, प्लस के रूप में ही आना चाहिए। यदि बीच वाला माइनस में है तो वो माइनस में ही आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे लिखे, तो 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, दूनी का 32, और ये 11 या 33। यदि हम 32 और 33 को संभाल कर लिखें, अब हमें यहाँ पर देखिए एक स्तर कितना है, तो एक स्तर है 1। अब 32 और 33 को कैसे लिखें कि 1 आए, और चूंकि यहाँ पर 1 प्लस में है तो उसे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 33 माइनस 32, तो 1 तो आएगा ना। तो यानी इसका मतलब क्या है, यानी जो x जो ये टूटेगा दोस्तों, ये टूटेगा कैसे 33x माइनस 32x, और जो लास्ट में है उसको ऐसे ही लिख देना है। इस प्रकार से गुणनखंड हमारा टूटता है। यानी जो 3 पद था ना, वो 4 पद में आ जाएगा। मतलब बीच वाले को क्या करना है, 2 भागों में ऐसा लिखना है कि जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला ही आना चाहिए। तो 33x में से 32x घटेगा तो बचेगा केगो x, एगो x बचेगा। अब यहाँ पे जब गुणनखंड टूट जाता है तो ये जोड़ा बनता है। क्या बनता है बाबू, ये दोनों जोड़ा बनता है। और जब जोड़ा में ये देखते हैं कि दोनों में क्या क्या शामिल है, दोनों में क्या क्या शामिल है, जो शामिल रहेगा ना उसको सब कॉमन करके क्या करेंगे, उसको सब कॉमन करके उसको यहाँ पे बाहर करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, कॉमन करके उसको बाहर करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 2 तो है बट यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो x का कॉमन हो जाएगा ना, तो बचेगा 2x बचेगा और प्लस 33 बच जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब माइनस के माइनस, अब ये दोनों में क्या कॉमन होगा, तो यहाँ x है, यहाँ x है, नहीं जी। यहाँ 32 है दोस्तों, यहाँ 32 है तो नहीं, यहाँ भी 32 नहीं है। लेकिन 32 में 16 है, 16 दूनी 32, तो 528 में भी 16 होगा, तो 16 का कर लेंगे कॉमन। तो यहाँ पर क्या होगा, जब 32 में से 16 का कॉमन तो बचेगा 2x। और याद रखिएगा यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो हो जाएगा ये प्लस। और 528 में से जब 16 का कॉमन होगा तो हो जाएगा 33 बराबर 0। एक बात याद रखेंगे आप सब कि गुणनखंड आप सही बनाए हैं कि नहीं, इसका जांच आप खुद कर सकते हैं। ये दोनों अधिपद एक समान आता है तो इसका मतलब है कि गुणनखंड दोस्तों यहाँ पर सही बन रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, जो बाहर है जो अंदर कर लेंगे, तो x बाहर है और माइनस 16 बाहर है, इसको अंदर कर लेंगे। और यहाँ और यहाँ दोनों एक चीज है, तो इसके यहाँ पे हम कोई एक गो को ले लेंगे बराबर
जीरो कर देंगे, ठीक है ना। ये हमारा यहाँ पे दोस्तों गुणनखंड टूट गया। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे गुणनखंड हमारा टूट गया है। अब इसको क्या करिएगा, है ना, बारी बार से आएंगे और हल करेंगे। यहाँ पे तो पहले आएंगे x माइनस 16 बराबर 0, तो 16 इधर माइनस में जाएगा तो उधर प्लस में हो जाएगा, 0 प्लस 16 यानी हो जाएगा, इसीलिए x बराबर 16। तो यानी x का मान कितना आया, 16 आ गया। अब आएंगे इसके लिए, किसके लिए आएंगे बाबू, अब आएंगे 2x प्लस 33 बराबर 0, ठीक ना। तो 2x 33 इधर प्लस में जाएगा, हो जाएगा ये दोस्तों माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लाना है x का मान, तो x का मान कैसा आएगा, 2 इधर गुना में तो जाएगा, तो बटा में तो माइनस 33 बटा ये 2 हो जाएगा। हमें गुणनखंड में कौन सा मान लेना होता है, तो हमें दोस्तों गुणनखंड में वैसा मान लेना होता है जो प्लस में आता है, ठीक है ना। तो अब चूंकि ये द्विघात समीकरण तो 2 उसका आंसर आएगा। अच्छा, जब 2 मूल आएगा तो वैसे मूल को लेना है जो वैसा प्लस में आता है। तो अपने x का पता कितना है, 16 है। तो अतः इस आयताकार भूखंड की हम चौड़ाई ना माने थे, तो चौड़ाई को क्या माने थे, x माने थे। तो फिर x कितना आ गया, 16 आ गया। 16 क्या चीज में आएगा, ये आएगा मीटर में। अब क्या है, फिर है लंबाई कितना था बाबू, तो लंबाई इसका था चौड़ाई से 2 गुना अधिक, 2x प्लस 1 था। तो 2 गुना x का वैल्यू 16 प्लस 1 बराबर 16 दूनी का 32, 33 मीटर। तो देखिए, तो लंबाई जो चौड़ाई से है वो 2 गुना से 1 अधिक है कि ना। चौड़ाई है 16 तो लंबाई कितना 33, तो 16 के 2 गुना 32 और 32 से 1 ज्यादा कितना 33, तो ये हो जाएगा इसका आपका लंबाई, ठीक है। इस प्रकार से हमें यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है। हम इसको यहाँ पर ये भी ऐसे ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि सवाल ही बोला था क्या कि निम्न स्थिति को पढ़ करके उसे द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। हम यहाँ पे द्विघात समीकरण के रूप में लाके छोड़ दिए, मेन हमारा आंसर यही होगा। लेकिन सवाल जब हम पढ़े थे यहाँ पे तो उसका लंबाई और चौड़ाई भी बोला था, इसीलिए यहाँ पे लंबाई और ये चौड़ाई भी हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे दोस्तों है तो ये इसका आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हम से फटाफट आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इस आयताकार भूखंड की लंबाई कितना थी, लंबाई है 33 मीटर और चौड़ाई जो हमारा दोस्तों कितना है, हमारा वो यहाँ पे चौड़ाई 16 मीटर है, ठीक ना। अब यहाँ पे बातें इतना समझ में आ रहा है। चलिए फटाफट हम से आगे की ओर बढ़ते हैं और देखने का दूसरे पर प्रयास करते हैं, ठीक। चलिए अब 2 का 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 का 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सवाल 2 का 2 इंपॉर्टेंट क्या है, सवाल 2 कहता है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। सवाल क्या है बाबू, तो सवाल है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है जिसका गुणनफल 306 है, ठीक है ना। तो वो हमें दोनों पूर्णांक को ज्ञात करना है कि वो दोनों पूर्णांक कितना कितना है यहाँ पे। अच्छा एक बात बताइए, हमें यहाँ पे लेना है कौन सा पूर्णांक, यानी हम सबको यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स को लेना है, मतलब धनात्मक पूर्णांक को लेना है, और वो भी कैसा, क्रमागत होना चाहिए। क्रमागत का मतलब क्या होता है, तो क्रमागत का मतलब होता है लगातार। जैसे चलिए हम ये मान के चलिए कि यदि पहला हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर्स है वो 16 है, तो दूसरा कितना होगा, तो दूसरा होगा 17। क्यों, क्योंकि बोला है क्रमागत लेना है ना। यदि हमें धनात्मक पूर्णांक ही लेना है बट दोनों क्रमागत होना चाहिए। यदि हम पहला मान के चलिए 2, तो चलिए चलो मान करके कि 2 हमारे पास क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, जिसमें से यदि पहला 2 होगा तो दूसरा कितना होगा बाबू, तो दूसरा होगा 3। क्यों, क्योंकि क्रमागत है, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। तो पहला 2, दूसरा कितना 3। यदि पहला धनात्मक पूर्णांक 19 और वो क्रमागत लेने के लिए बोला है तो कितना होगा, दूसरा 20 हो जाएगा। बात समझ में आया। तो यहाँ पर हमें सबको क्या है, यहाँ पर हम सबको 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोला गया है और वो हमें ज्ञात करना है। तो आइए हम सब क्या करेंगे, उसको यहाँ पर मानने का प्रयास करते हैं। कैसे मानेंगे बाबू, तो मानेंगे क्या कि माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक कितना मान ले, x, इसीलिए
दूसरा धनात्मक पूर्णांक है ना, दूसरा धनात्मक पूर्णांक। तो यदि पहला x है तो दूसरा कितना x प्लस 1 होगा ना, समझे बात। यदि पहला 16 तो दूसरा कितना 17। 17 कैसे आ रहा है, जो पहला था उसमें एक और जोड़ देंगे, तो पहला x था इसमें x प्लस 1 जोड़ देंगे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू प्रश्नानुसार आइए, प्रश्नानुसार क्या बोलता है कि दोनों क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306। इसीलिए तब दोनों है, पहला है x और गुना दूसरा है x प्लस 1 बराबर कितना 306। अब यहाँ पे क्या होगा, गुना होगा तो x गुना x, तो x का स्क्वायर प्लस है तो प्लस, x गुना 1 तो x हो जाएगा 306 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x स्क्वायर प्लस x और 306 इधर प्लस में जाएगा तो हो जाएगा दोस्तों ये माइनस में बराबर 0। ये निकल करके आया हमारा क्या, एक द्विघात समीकरण। चूंकि निकल करके तो आया द्विघात समीकरण, बट हमें दोनों पूर्णांक को ज्ञात करना है। प्रश्न में तो हमको यही बोला था कि निम्न स्थितियों को क्या कीजिए, एक द्विघात समीकरण के रूप में लाइए, व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको हमने यहाँ पर व्यक्त कर दिया द्विघात समीकरण के रूप में, लेकिन हमको यहाँ पर इसको बनाना है। क्या करना है, इसको बनाना भी है कि आखिर वो कौन दो ऐसे पूर्णांक हैं जो धनात्मक हैं और क्रमागत हैं, और जिसको जब आपस में गुना करें तो उसका गुणनफल कितना आए बाबू 306 आए। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें यहाँ पे हम सबको करना है। तो आइए फिर हम सब वही करेंगे, इसको गुणनखंड के रूप में यहाँ पर तोड़ने का प्रयास करते हैं। अब आप सबको पता है कि गुणनखंड के रूप में कैसे तोड़ा जाता है यहाँ पे। तो तोड़िए गुणनखंड के रूप में। तो क्या बताए ना कि शुरू वाले को ऐसे ही लिख दीजिए एक्स स्क्वायर, अंतिम वाले को और शुरू वाले को गुना करिए। तो अंतिम है बाबू 306 और शुरू में यहाँ पे कोई संख्या है एक्स स्क्वायर तो नहीं, इसका मतलब यहाँ पे कितना है तो 1 है, तो 306 ही ना रह जाएगा। और अब इसका निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो कितना दूनी बाबू, तो 156 दूनी हो जाएगा 306। फिर कितना होगा, फिर 2 से तो न कटेगा अभी, हाँ 2 से कटेगा भी, 2 सते 14 और 2 8 16, ठीक ना। अब हो जाएगा 78 दूनी। फिर क्या टूटेगा, फिर टूटेगा कितना, फिर टूटेगा दोबार में, ये टूटेगा दोबार में कितना 2 तिया के 6 और 9 है ना। फिर क्या टूटेगा बाबू, ये फिर टूटेगा 13 तिया 39 है ना। अब तो नहीं टूटने वाला है यहाँ पे। अब क्या होगा, इसको आपस में गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 है ना, 8 तिया 24, ठीक है। 306 ही है ना 306 है, 306 हो जाएगा। तो 6 दूनी 12 नहीं, 153 टूटेगा। 306 को जब निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड तो कैसे टूटेगा, पर टूटेगा 2 बार में, 153 तिया होगा 306, ठीक है। 3 दूनी के 6, 5 दूनी के 10, हाँ। अब ये 2 से टूटेगा, अब टूटेगा कितना से, टूटेगा 3 से, तो ये टूटेगा कितना बार पता है, टूटेगा दोस्तों यहाँ पर 51 तिया 153, और फिर टूटेगा ये कहाँ पर 70 तिया 51। अब यहाँ पे इस संख्या को ऐसा व्यक्त करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर संख्या बीच वाला दोस्तों आना चाहिए। बीच में कितना बाबू, तो बीच में यहाँ पे 1 है ना, तो 1 आना चाहिए, ठीक है ना। देखिएगा 2 तिया के 6 और 6 तिया 18, 18 और 17 हमारे पास 2 संख्या। अब इसको ऐसे लिखेंगे कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। तो 18 में से जब 17 घटा देंगे ना तो कितना आवेगा, 1 आवेगा, और ये 1 आ रहा प्लस में, तो यहाँ पे एक क्या चीज में है बाबू, यहाँ पे भी 1 है प्लस में, तो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 18x
और -17x, और अंत वाले को तो ऐसे ही लिख देना है, ठीक है ना। इस प्रकार से गुणनखंड टूटता है। और फिर हम अभी आपको बताए क्या कि गुणनखंड में जोड़ा देखना है। क्या देखना है बाबू? देखना है जोड़ा। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x, तो x का कॉमन तो हो जाएगा यहाँ पे x + 18, और यहाँ पे माइनस है, क्योंकि यहाँ पे तो x है बट यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 17 है, तो 17 का कर लेंगे कॉमन, तो x है, और यहाँ पे माइनस, दोस्तों यहाँ पे माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, और 306 में से हम जब कॉमन 17 का करेंगे ना तो 18 बचेगा, ठीक ना। जब दोनों को कॉमन ना होगा ना तो जो यहाँ रहेगा ना कॉमन, पहले उसी में से करना है। तो यहाँ पे 17 था, तो फिर 17 को कॉमन किए तो 306 में भी हमने देखा क्या कि 17 तो है, जब उसमें कॉमन किए तो उसमें बचेगा 18 बराबर 0। अब क्या होगा, जो बाहर जो अंदर, तो x बाहर है और 17 बाहर, तो हो जाएगा ये x - 17, और इसमें से कोई एगो को ले लीजिए तो x प्लस हो जाएगा 18 बराबर 0। अब क्या करना है, यहाँ पे बारी बारी से आना है। तो पहले आएंगे किससे, तो हम यहाँ पहले आएंगे x - 17 बराबर 0। तो 17 इधर माइनस में जाएगा बाबू, हो जाएगा प्लस में, तो 17 0 + 17, यानी इसीलिए x बराबर हो जाएगा बाबू 17। अब यहाँ पे आएंगे किससे, x + 18 से आएंगे, तो x + 18 बराबर 0। 18 इधर प्लस में जाएगा, उधर हो जाएगा माइनस में, इसीलिए बाबू हो जाएगा x बराबर -18 हो जाएगा, ठीक है ना। हमें अब यहाँ पे लेना है कौन संख्या, तो लेना है हमेशा प्लस वाला के, तो लिखेंगे अतः पहला धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा x, तो कितना x आया 17। दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना था, x + 1 ना, तो x का मान 17 + 1 कितना बाबू हो जाएगा 18। तो पहला पूर्णांक 17 है, दोनों 18 है। बताइए, बताते हैं 17 और 18 क्रमागत है कि नहीं, 17 और 18 क्रमागत है कि नहीं। और जब हम 17 और 18 को गुना करेंगे तो वो कितना आएगा, वो यहाँ पे 306 ही आएगा। यानी इस प्रकार से हम सबको क्या करना है, क्रमागत पता करना है। बात समझ में आया कि किस प्रकार से सवाल को पढ़ते हैं और सवाल को यहाँ पे लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये था सवाल, और ये सवाल इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। चलिए अब यहाँ से यहाँ पे सवाल नंबर 3 को देखेंगे। सवाल नंबर, आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लीजिए, ठीक है, और हम सब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 3 हमारा दोस्तों क्या कहेगा, वो चीज को यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल नंबर 2 का 3 देखते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 2 का 3 देखते हैं, और सवाल नंबर 2 का 3 यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं। सवाल नंबर 2 का जो 3 है बाबू हमारा यहाँ पे कि जो रोहन की माँ है ना, रोहन की जो माँ है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी ये अभी का उम्र है, यानी जितना भी अभी रोहन का उम्र है उससे 26 साल बड़ा है उसकी माँ। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। बात समझ में आया कि अभी जितना रोहन का उम्र है उससे 26 साल बड़ा उनकी माँ है, लेकिन 3 साल के बाद जब दोनों का जितना भी उम्र होगा, आज से 3 साल के बाद जब दोनों उम्र को गुना करेंगे ना, तो गुना करने के बाद वो हमें 360 प्राप्त होगा। तो बताइए ना कि अभी रोहन का वर्तमान उम्र कितना है। आइए हम सबसे पहले सवाल को समझते हैं। सवाल बोला है क्या कि चलिए मान करके कि हमें एक रोहन है और रोहन की माँ है। अब हमें ये नहीं पता है कि रोहन का उम्र कितना है, बट जितना भी रोहन की माँ का रोहन का उम्र है उससे 26 साल बड़ा उनकी माँ है। तो यदि हम ये मान के चले कि यदि रोहन का उम्र 4 वर्ष अभी है तो अभी उनकी माँ का उम्र कितना है। तो सवाल क्या बोला कि जितना भी उम्र अभी है उससे 26 साल बड़ा उनकी माँ है। तो हमने ये माना कि यदि आज है हमारा
4 तारीख है ना। तो आज के दिन रोहन का उम्र 4 साल का है, तो आज के ही दिन माँ का उम्र कितना होगा? तो जितना उम्र है रोहन का और उससे 26 साल बड़ा कितना बाबू? तो हो जाएगा 30, यानी 30 साल अभी माँ का है। कब? जब रोहन का उम्र 4 साल है तब। आज की उम्र उनकी माँ का 30 साल है। अच्छा जी, 3 साल के बाद, 3 साल के बाद दोनों जितना का उम्र होगा, जब हम उसको आपस में गुना करेंगे तो उसका गुणनफल 360 प्राप्त होगा। तो चलिए मान करके यदि हम 3 साल बाद बताए हैं तो बताओ 3 साल बाद रोहन का उम्र कितना हो जाएगा? तो अभी का उम्र 4 साल, तो 3 साल के बाद कितना? 7 साल। अच्छा जी, 3 साल के बाद उसकी माँ का उम्र कितना? तो यदि अभी रोहन का माँ 30 साल, तो 3 साल के बाद 30 3 33 साल हो जाएगा। और जब दोनों का गुणनफल प्राप्त करेंगे तो वो गुणनफल होकर के बाबू 360 आएगा। ये हमारा यहाँ पे क्या है? सवाल कह रहा है, ठीक है ना। यानी सवाल यहाँ पे ऐसे ही हम सबको यहाँ पर बनाने का प्रयास करना है। कोई दिक्कत? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारा सवाल था, आइए अब इसको भी हल करते हैं और देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। तो अब हमें मानना है, तो क्या पहले मानेंगे? हम सब पहले मानेंगे यहाँ पे दोस्तों, क्या हम सब यहाँ पर पहले मानने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे बाबू? हम सब यहाँ पर पहले मानने का प्रयास करेंगे। क्या मानेंगे? मानेंगे क्या कि माना कि रोहन का उम्र कितना वर्ष? 1 वर्ष मान लीजिए, ये वर्तमान उम्र है, इसीलिए मां की उम्र, मां की उम्र कितना होगा? तो यदि अभी रोहन का उम्र 1 वर्ष है तो 26 साल बड़ा हो जाएगा, तो कितना? x प्लस है 26 वर्ष है। ये वर्तमान उम्र दोनों का, ठीक है ना। आइए प्रश्न अनुसार देखते हैं कि 3 साल के बाद दोनों का उम्र कितना होता है उसके बारे में। तो क्या लिखेंगे? 3 साल बाद, 3 साल बाद रोहन का उम्र, तो अभी x वर्ष है तो 3 साल बाद कितना? x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। अब 3 साल बाद किसका उम्र? माँ का उम्र। तो अभी माँ का उम्र कितना है? x प्लस 26 और 3 साल बाद फिर, तो 3 साल बाद तो कितना बाबू? तो x प्लस 26 और 3 हो जाएगा यहाँ पर ये 29, ठीक ना। तो ये 3 साल के बाद का उम्र है, इसीलिए दोनों के उम्र के बाद को गुणनफल करेंगे। तो 3 साल के बाद उम्र का गुणनफल लिखेंगे, इसीलिए इसीलिए 3 साल बाद उम्र का तीन साल बाद उम्र का गुणनफल कितना बाबू? 360 हो जाएगा, ठीक ना। तो 3 साल बाद कितना आता है? x प्लस 3 और यहाँ पे गुणनफल है तो x प्लस 29 बराबर 360। अब इसको गुना करिएगा, तो गुना करिएगा तो कैसे? तो x से गुना 1 में, एक बार इसमें गुना होगा तो x गुना x, तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 से गुना 29 में, तो चूंकि चिन्ह का गुना, तो x भी प्लस में और 29 भी प्लस में बाबू, तो कितना? 29x। अब 3 से आएंगे तो 3 भी प्लस में और x भी प्लस में, तो कितना? 3x हो जाएगा। और ये प्लस में और ये प्लस में, तो 29 तिया 87 बराबर 360 हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 29 और 3 हमारा बाबू हो जाएगा 32x प्लस 87 बराबर 360। तो x स्क्वायर प्लस
32x प्लस 87 और इसको लाइन उठा करके इधर हो जाएगा, वो ये हो जाएगा माइनस में 360 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 32x और 87 और 360 में से घटेगा तो 10 में से 7 जाएगा तो आएगा माइनस में ही, चूंकि बड़ा संख्या है तो 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा 273 बराबर 0। ये निकल करके आया हमारा एक द्विघात समीकरण। हम इसको यहीं भी छोड़ सकते हैं, लेकिन सवाल क्या बोला है कि हमें रोहन का वर्तमान उम्र पता करिए। ठीक है, तो ये सवाल हम आपके लिए छोड़ते हैं। यहाँ पे इसका गुणनखंड निकल गया। अब गुणनखंड को तोड़ना है और जो भी x का प्लस वाला मान आएगा ना, वो वाला मान आप ले लीजिएगा तो हो जाएगा यहाँ पे किसका उम्र, हो जाएगा रोहन का वर्तमान उम्र। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, गुणनखंड हमारा है बाबू एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। अब यहाँ पे इसका वर्तमान उम्र पता करना है कि रोहन का वर्तमान उम्र कितना है उसके बारे में। ठीक है, तो आइए हम इसके दोस्तों आगे आप करिएगा और हमें पता कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा जरूर कि कितना रोहन का वर्तमान दोस्तों उम्र आया है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि 4.1 चैप्टर दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और हम आपको दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छे तरीका से द्विघात समीकरण का फर्स्ट चैप्टर 4.1 पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम यहाँ पे आपको पढ़ाने का प्रयास दोस्तों किए हैं। ये हम आपको दोस्तों यहाँ पे मंजिल बैच दे रहे हैं। आशा करेंगे कि बैच आपको अच्छा लग रहा होगा, तो आप जरूर दोस्तों लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और उन मित्रों को शेयर कीजिए जो इस बार एग्जाम दोस्तों 26 में देने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए 10 और क्लास के साथ।